हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 11-12 मार्च कंबाइंड। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये यहाँ पे न्यूज़ है, देख सकते हैं आप। भाजपा का संकट टला, अविश्वास प्रस्ताव गिरा, चर्चा के दौरान रो पड़े CM खट्टर साहब। तो ये बात की जा रही है हरियाणा की, जहां पर कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो विफल हो गया। तो ये हरियाणा की बात की जा रही है। इसी के साथ उत्तराखंड के अंदर नए CM बन गए हैं तीरथ साहब जी। यहाँ पे तीरथ सिंह रावत है इनका नाम पूरा। तो तीरथ सिंह रावत यहाँ पे नए CM बन गए उत्तराखंड के। इससे पहले जो CM थे उनका नाम बताइए जिन्होंने कि अपना रेजिग्नेशन दिया था राज्यपाल महोदय को। तो ये न्यूज़ है, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ पे इसके लिए एक रूल है, रूल नंबर 198। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे। रूल 198 के बारे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है कि अविश्वास प्रस्ताव कब कैसे क्या लाया जाता है। सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव भारत में किसके खिलाफ लाया गया था सबसे पहले, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद 75, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या बात बोलता है? मंत्री परिषद याद रखिएगा, एक होती है कैबिनेट, एक होती है मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं मंत्री परिषद को इंग्लिश में, और कैबिनेट दूसरा होता है। यानी कि मंत्री परिषद जो है वो बड़ी टर्म है और कैबिनेट इसके अंदर आती है। समझ सकते हैं आप कि मंत्री परिषद जो है इसमें सारे मंत्री आ जाते हैं और कैबिनेट में कुछ मुख्य मंत्री ही आते हैं, इसको बोलते हैं। तो टर्म याद रखिएगा, मंत्री परिषद की यहाँ पे बात की है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। अनुच्छेद 75 इसके बारे में बात करता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने लोगों का समर्थन जरूरी है? तो यह है 50 लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। मतलब कि आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, यदि लोकसभा में देखें तो यदि आप अविश्वास प्रस्ताव किसी के प्रति ला रहे हैं, सरकार के प्रति लाएंगे आप, तो वहां पे आपके साथ 50 लोगों का समर्थन जरूरी है, तब तो ये अविश्वास प्रस्ताव बनेगा। यानी कि प्रस्ताव बनने के लिए ही 50% लोगों का समर्थन जरूरी है। उसके बाद ये प्रस्ताव आगे चलेगा। उसके बाद प्रोसेस होती है कि ये प्रस्ताव सफल होता है या विफल होता है। अगर ये प्रस्ताव सफल हो गया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया, तो सरकार का जाना तय है, यानी कि गवर्नमेंट गिर जाएगी वहां पे। तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ये अगर पास हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार वहां पे गिर जाती है। तो उत्तराखंड में अभी नए CM तीरथ सिंह रावत साहब ने शपथ ले ली है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये बात की गई है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न यहां से। ये बात की जा रही हो क्वाड की। क्वाड क्या है? ये देखिए आप इंग्लिश में से QUAD, क्वाड इसको बोलते हैं। 4 देश इसके मेंबर हैं। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देश हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की यहाँ पे बात की जाती है स्पेशली। तो ये देश हैं इसके अंदर, और कहीं ना कहीं आप इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। PM मोदी साहब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहली वर्चुअल मीटिंग है जिसमें कि PM मोदी साहब भाग ले रहे हैं क्वाड की। क्वाड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये क्वाड चाइना जो है, चाइना की जो पॉलिसी है उसको टक्कर देने की बात करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको टैकल करने की बात करता है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ये इस प्रकार के 4 बड़े प्लेयर हैं जो कि कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसीज को टक्कर देने की बात करते हैं। उसकी जो गलत हरकतें रहती है वहां पे उसको टक्कर देने की बात करते हैं। तो क्वाड जरूर याद रखिएगा, बहुत बड़ी ये ग्रुप बन चुका है दुनिया के अंदर इस वक्त। बहुत इंपॉर्टेंट देश इसमें शामिल हैं, तो इसके बारे में आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर, कोरोना महामारी, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी इसकी बैठक में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात की जा रही है कैप्टन ठाकुर साहब की। तो कैप्टन ठाकुर बन गए अभी ये सेना में कमीशन पाने वाले भाजपा के पहले सांसद बन गए। इनका नाम है अनुराग ठाकुर साहब। तो अनुराग ठाकुर साहब अब तक कौन थे? तो ये मंत्री हैं, राज्य मंत्री इनको बोला जाता है। अनुराग ठाकुर साहब को राज्य मंत्री बोला जाता है, वित्त राज्य मंत्री। तो ये पहले भाजपा के सांसद हैं जिनको की सेना के अंदर कमीशन मिल गया है। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी में इस प्रकार से कमीशन दे दिया जाता है। राजस्थान में इसका एक जीता जागता उदाहरण है सचिन पायलट साहब। तो वो भी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हैं, तो उनको भी इसी प्रकार से उपाधि दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है उत्तरी गोलार्ध में 2100 तक पड़ने लगेगी आधे साल गर्मी।
ये आप क्या समझ सकते हैं इससे? ये कह रहे हैं कि जैसे 4 जो ऋतु होती हैं, 3-3 महीने की क्वार्टर की जो होती हैं, 3-3 ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, इस प्रकार से जो होती हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा 2100 जो वर्ष है उसके आने तक। और केवल क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखिए आप कि आधे साल गर्मी का मतलब है 6 माह गर्मी, और पता नहीं ठंड तो बता रहे हैं 2 से 3 महीने की ठंडी रहेगी वहाँ पे। तो ये इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका सीधा सा असर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ये इतने इस प्रकार की घटनाएं मतलब होने वाली हैं, इस प्रकार का अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे वैज्ञानिक। तो ये बता रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी दुनिया समझ जाओ, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है आने वाले समय में। अपनी बुरी आदतों को सुधार लीजिए अगर आपको बेहतर कल बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। समझ सकते हैं यदि ऐसा होता है तो इसका दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। फसलों के पैटर्न वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, जीन में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे, कई सारी डिजीजेस बन सकती हैं। तो ये बहुत बड़े इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय में। तो ये इस प्रकार की चेतावनी बताई जा रही है यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में स्पेशली 2100 तक पड़ने लगेगी आधे साल गर्मी। उत्तरी गोलार्ध मतलब जिसमें कि भारत भी जो देश है उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही आता है। और सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया है, सबसे ज़्यादा देश है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही है। तो ये इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध पर ही पड़ेगा। वहीं पर उसकी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है झालावाड़ की। तो झालावाड़ में एक शिवालय की यहाँ पे बात की जा रही है, काया वर्णेश्वर महादेव। तो नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि काया वर्णेश्वर महादेव कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है झालावाड़ जिले के अंदर। कई सारे और भी शिवलिंग है वहाँ पर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर भी झालावाड़ में है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, जब भी कभी न्यूज के अंदर चर्चा में रहते हैं। तो याद रखिएगा काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब गुआना से तेल खरीदने की नई रणनीति पर विचार होगा। मतलब क्या है इसका कि ओपेक जो संगठन है उन्होंने क्या किया है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को उन्होंने कर दिया है डिक्रीज। ओपेक देशों ने क्या किया है कि प्रोडक्शन जो करते थे वो कर दिया है डिक्रीज, जिसके कारण कीमतें हो गई हैं इंक्रीज, जिसका इम्पैक्ट दुनिया में पड़ रहा है। जैसे भारत की बात करें स्पेशली यहाँ पे अभी हम, तो जो हमारे नागरिक हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पेट्रोल 100 के करीब हो गया है यहाँ पे, तो उनकी जेबों पे ये खर्चा पड़ता है। तो अब भारत सोच रहा है कि क्यों ना गुआना से तेल परचेज किया जाए, जो कि इनको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा वहाँ से। तो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी लोकेशन एक बार। गुआना यहाँ पे बात की जा रही है इसकी। ये है साउथ अमेरिका का देश है गुआना, ये आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये आप देख सकते हैं भारत बात कर रहा है यहाँ गुआना से परचेज करने की ऑयल की, क्योंकि ओपेक देश यहाँ पे जो हैं इसमें शामिल है। तकरीबन 15 देश आते हैं ओपेक में, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन घटा दिया है। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइसेस पे। तो ये इस प्रकार की कुछ रणनीति चल रही है भारत की। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। ये बात की जा रही है रोबोट की। तो अब चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के अंदर आने वाले समय में। बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इस प्रकार से असम के अंदर। तो वहाँ पे रोबोट की बात की जा रही है। ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे इस बार। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे रोबोट। इसमें क्या होगा कि जो नेता हैं उनके जो भाषण पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं वो भाषण ये रोबोट वहाँ पे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और थोड़ी से जो उनकी भाव भंगिमाएँ हैं उनको भी बनाने में सक्षम है ये रोबोट, यानी कि एक्सप्रेशन आप समझ सकते हैं। तो उस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों ही दल के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि कांग्रेस होगी, बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई, उन दोनों के द्वारा इस प्रकार के ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा चुनाव प्रचार के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रयोग। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। इनका नाम है उडुपी रामचंद्र राव। नाम याद रखिएगा, उडुपी रामचंद्र राव, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। भारत के सैटेलाइट मैन राव गूगल का डूडल, यानी कि गूगल का जो आप देखते हैं गूगल पर सर्च करने के लिए, तो ऊपर एक यहाँ पर डूडल बन करके आता है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र का डूडल बनाया गया था इस वाले पार्ट में। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो उसकी बात इस न्यूज़ के अंदर की गई है। इम्पॉर्टेंट इनकी जो कीर्तिमान है, इनके जो प्रयोग हैं वो है आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया था इन्होंने 1975 के दौरान।
वर्ष 1975 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है, आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात की जा रही है समुद्र में बड़ी ताकत, ये मैं न्यूज़ पहले भी कवर कर चुका हूँ। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया है INS करंज पनडुब्बी। पनडुब्बी को शामिल कर दिया गया है INS के बेड़े में। इसका नाम है करंज, INS करंज पनडुब्बी, यानी कि पानी के अंदर डूबकर चलने वाली बोलते हैं पनडुब्बी। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात की जा रही है पत्रिका की वर्चुअल मैराथन में दौड़ी दुनिया। तो पत्रिका की एक वर्चुअल मैराथन है जिसके अंदर पूरी दुनिया दौड़ी है। कई सारे देश यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके नाम है। ये कई सारे देश हैं जो कि जिन्होंने कि इसमें भाग लिया है। इसका नाम है पत्रिका F5 मैराथन। तो नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो पत्रिका के 66वें स्थापना दिवस पे पत्रिका F5 मैराथन का आयोजन किया गया। इसको वर्चुअल मैराथन भी बोला गया इसको। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये पिक्चर दिखाई गई है, बोस्टन से दिखा रहे हैं रीना माथुर साहब की। तो यहाँ पे ये है, ये दौड़ रही हैं मैडम यहाँ पे। ये एक पेंटिंग है, इसका नाम है बियॉन्ड वॉल्स। तो बियॉन्ड वॉल्स ये पेंटिंग है, ये देख सकते हैं पेंटिंग ही है, यहाँ पे दिखाई गई है। बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी है विशाल पेंटिंग। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कोई कचरा होता है किसी काम का नहीं होता, हम फेंक देते हैं उसे वेस्ट समझ करके, उस कचरे से बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी है बियॉन्ड वॉल्स पेंटिंग। बहुत ही शानदार पेंटिंग है। बेनिन की झीलों पर बसे एक गांव की गंदगी में फ्रांसीसी स्विस कलाकार सईपे ने अपने फ्रेस्को आर्ट प्रोजेक्ट बियॉन्ड वॉल्स के 10वें चरण को पूरा किया है यहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा आइडिया मतलब रखिएगा बियॉन्ड वॉल्स का। ये बात की जा रही है दादी हृदय मोहिनी, नाम है इनका दादी हृदय मोहिनी। इनका भी निधन हो गया है। इनका संबंध कहाँ से है, तो आध्यात्मिक संगठन है ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू के अंदर, आपको पता होगा हेडक्वार्टर है इनका। इसकी मुखिया थी दादी हृदय मोहिनी जी। 93 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया। तो ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। नाम याद रखिएगा, दादी हृदय मोहिनी जी, इनका निधन अभी हो गया है। तो ब्रह्मा कुमारी की मुखिया दादी इनको बोला जाता था। कांस्टेबल भर्ती की बात की जा रही है यहाँ पे 2020 की। तो इस पर जैसे ही रोक हटाई है हाईकोर्ट के द्वारा, जो डबल बेंच में डिसीजन दिया गया है यहाँ पे, तो अब जिलेवार परिणाम इसका घोषित किया गया है। सारे जिलेवार घोषित किए गए हैं परिणाम इसके। ये यहाँ पे 6 जिलों की बात बताई गई, लेकिन आज तक सारे जिलों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो जो भी इसके लिए लोगों ने तैयारी अपनी कर रखी है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो अपनी आगे की तैयारी जारी रखें फिजिकल के लिए, क्योंकि काफ़ी टफ होता जा रहा है अभी कॉम्पिटिशन। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। ये बात की जा रही है सिरोही की। सिरोही वन क्षेत्र में पलाश के पेड़ों पर खिले फूल मोह रहे सबका मन। तो पलाश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिरोही एरिया के अंदर पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जरूर पूछा जा सकता है सब आपसे। इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो पलाश जो है, इसको साइंटिफिक, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जंगल की आग या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो ऐसा लगता है ये लाल लाल रेड कलर के होते हैं ये फूल जो होते हैं इसके। तो लगातार कॉन्टिन्यूस जब सीरीज चलती है किसी एरिया के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जंगल में कहीं आग लग गई है, क्योंकि रेड कलर के होते हैं ये। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जंगल की आग, इसको नाम ऐसा दिया जाता है। और वैसे पलाश इसको बोलते हैं। और जो वैज्ञानिक नाम है ये जरूर आप याद रखिए, कहाँ मिलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है भवानी नाट्यशाला की। प्राचीन गौरव लौटाने की इंतजार में धरोहर है ये। तो भवानी नाट्यशाला की बात की जा रही है। कहाँ पर स्थित है? पहला प्रश्न, झालावाड़ के अंदर स्थित है भवानी नाट्यशाला। वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की गई थी भवानी नाट्यशाला की। 100वां स्थापना दिवस है इस बार इसका। 1921, अभी 2021 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं 100वां स्थापना दिवस है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें, जो कि हिस्टोरिकल चीज़ें हैं लेकिन करंट से रिलेवेंट है, रिलेवेंस रखती हैं, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये बात की जा रही है नमक सत्याग्रह 91 साल पूरे, सत्य और अहिंसा की जीत का प्रतीक दांडी मार्च। दांडी मार्च की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी यहाँ पे दिखाए गए हैं, इंपॉर्टेंट रही है दांडी मार्च। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। भारत सरकार 2022 में अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमृत महोत्सव मनाने जा रही है 2022 में।
जिसकी शुरुआत 2021 से की जा रही है। मतलब कि वर्ष 2021 से ही इसकी शुरुआत हो गई है अमृत महोत्सव की। याद रखिएगा अमृत महोत्सव, इसका संबंध आप समझ जाएंगे अभी पूरी न्यूज जब कवर हो गई है। क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि 2022 में भारत की जो आज़ादी है उसको लेकर के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा है अमृत महोत्सव का। उस दिन होगा, वो डेट मेरे को अभी याद नहीं आ रही इसमें कौन सी डेट होगी, लेकिन वर्ष 2022 में 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इसका जो आयोजन है, इसका जो प्रोसेस है वो 2021 से ही शुरू कर दिया है इन्होंने अमृत महोत्सव का। ये भी 75 वीक आई थिंक चलेगा, तो ऐसा कुछ है इसमें। तो ये 2022 में इसका मुख्य जो प्रोग्राम होगा 2022 में होगा वो। तो अमृत महोत्सव का संबंध जरूर याद रखिए किससे है ये, तो ये भारत की आज़ादी से। तो नमक सत्याग्रह के भी 91 साल पूरे हो रहे हैं, कब? 2022 में। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है वर्तमान में ये। तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया था और फिर नमक हाथ में लेकर के नमक कानून तोड़ दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे, 12 मार्च को शुरू किया था, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। तो ये सफ़र था कुछ 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था, यानी कि फॉलोअर जो थे गांधी जी के 78 थे वहाँ पर। तो ये कुछ डेटा हैं जो कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और एक और फैक्ट है 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में गांधी जी और इरविन साहब के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ है। तो महाकुंभ की बात की गई है, इस बार हरिद्वार में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कोविड-19 का इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं साधु संतों को जमावड़ा है हरिद्वार के अंदर। 4 महाकुंभ लगते हैं ये पूरे भारत के अंदर, 4 महाकुंभ 4-4 साल के गैप पर लगते हैं ये। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक स्थान पर लगता है वहाँ पर जो अगला नंबर आता है, अगला राउंड जो आता है वो 12 साल बाद आता है। तो अभी जैसे यहाँ जो लगा है उत्तराखंड में, इसका जो अगला नंबर आएगा वो 12 साल बाद आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 12 वर्ष बाद आता है ये कुंभ। तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार के अंदर कुंभ लगता है, इलाहाबाद के अंदर कुंभ लगता है, 2 यहाँ पर हो गए, फिर है उज्जैन, फिर है नासिक। तो आप देख सकते हैं यूपी के अंदर 2 स्थान है, उज्जैन एमपी के अंदर है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। 4 कुंभ लगते हैं ये। अब हरिद्वार के अंदर गंगा नदी है, इलाहाबाद के अंदर 3 नदियाँ, इसमें गंगा भी शामिल है, सरस्वती भी शामिल है, यहाँ पे कि त्रिवेणी संगम होता है। उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी है। नासिक के अंदर मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सी नदी है जिसके किनारे कुंभ लगता है नासिक नदी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपसे। धरती के हर सेंटीमीटर के परिवर्तन को परखेगा निसार। तो बात की जा रही है निसार की। यहाँ पे इसरो व नासा मिलकर 2023 में निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो पूछा ये जा सकता है कि निसार क्या है? तो निसार एक सैटेलाइट होगा जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो व नासा अमेरिका की एजेंसी है, इन दोनों के द्वारा ये काम किया जाएगा। काम क्या रहेगा इसका निसार का? यह पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा, यानी कि ये जो सैटेलाइट है ये जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनसे बचाएगा, यानी कि अलर्ट मैसेज देगा पहले से ही, जिससे कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि है जो होगी उसको बचाया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा निसार सैटेलाइट जो है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है उइगरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। तो अमेरिका बोल रहा है उइगर के बारे में। उइगर कौन है? ये एक मुसलमान है और अल्पसंख्यक भी हैं। कहाँ पे हैं ये? चाइना का जिनजियांग प्रांत है, एक चीन का जिनजियांग प्रांत है, जो हमारे सेंट्रल एशियन जो देश हैं वहाँ पर ये प्रांत लगता है। मतलब कि वेस्टर्न चाइना वाले पार्ट में आता है जिनजियांग प्रांत जो चाइना का। वहाँ पे उइगर मुसलमान है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है चीन देश के द्वारा। तो इसके बारे में चर्चा कर रहा है अमेरिका, कि अमेरिका बोल रहा है कि अब उइगरों पर इस प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक वार्निंग दे रहा है चीन को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उइगर मुसलमान कहाँ पर मिलते हैं? चीन के अंदर मिलते हैं उइगर मुसलमान, जो कि बहुत ज़्यादा अत्याचार को झेलते हैं। मतलब जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम रोहिंग्या की बात करें म्यांमार के अंदर, इनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। कई सारे देशों में इन्होंने शरण ली हुई है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं।
ये बात की जा रही है सिनाबुंग ज्वालामुखी, सिनाबुंग वॉल्केनो की बात की जा रही है, उठा राख का गुबार। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। तो याद रखिएगा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। ये भी एक और ज्वालामुखी की बात की जा रही है, लेकिन ये बात की जा रही है रशिया की। तो लावा उगल रहा ज्वालामुखी, पर्यटक खिंचवा रहे तस्वीर। ये अजीब दृश्य देख सकते हैं आप, यहाँ पे लावा निकल रहा है ज्वालामुखी में से और ये पर्यटक हैं, ये टूरिस्ट हैं जो कि अपनी पिक्चर यहाँ पे खिंचवा रहे हैं। ये इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी घातक भी हो सकता है अगर कहीं नुकसान इसको पहुँचा दिया ये पर्सन जो है। तो रूस मॉस्को की यहाँ पर पिक्चर है, ये काम चतका में क्लेयू चेवस्क्या ज्वालामुखी है ये। तो ये रशिया का ज्वालामुखी है जहाँ पर कि ये इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी पिक्चर है ये। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।